इसको अच्छा क्लिक करनी है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि वो बता चुके हैं, मेरा नाम तहा अनवर है और मैं कंप्यूटर विजन एक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं कंप्यूटर विजन के ट्यूटोरियल्स, एफएफपी कंसल्टेशन वगैरह अपने स्टार्टअप में करता रहता हूँ और उसके अलावा हम लोग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह अक्सर बनाते रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं पार्ट टाइम opencv.org की जो ऑफिशियल टीम है उसके साथ भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो मैंने एक वास्ट अरे ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं ओपन सोर्स और पब्लिश किए हैं और उसी की वजह से मोस्टली मुझे एक कम्युनिटी में रिकग्निशन मिला था अच्छा खासा। तो ब्लीड एआई को कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हुए ब्लीड एआई के किसी ने? यहाँ पर ज़बरदस्त। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह। सबसे ज़्यादा मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है वो ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो कि ह्यूमन कुछ करे हैंड गेस्टर से या माउथ के रिकग्निशन से मैं अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करूँ। तो इस डोमेन में मैंने गेम्स बनाई हुई है, स्नैपचैट फिल्टर्स बनाए हुए हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनर्स और इस तरह की ऊपर चीज़ आगे पीछे काफ़ी मैंने बनाई हुई हैं थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, मैं ब्रीफली आपको इसकी आउटलाइन बता देता हूँ आज की। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर विजन को डिफाइन करूँगा। थोड़ा सा आप लोग अब तक जान चुके होंगे लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। फंडामेंटल टास्क देखेंगे, मैं आपको कंप्यूटर विजन वर्सेस इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बताऊँगा, फिर क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न विजन होगा और फिर ओपन सीवी के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। और ओपन सीवी के सबसे अच्छा जो एक मॉड्यूल मुझे लगता है डीएनएन मॉड्यूल, उसके बारे में मैं बताऊँगा। और फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊँगा जो डीप लर्निंग में आती हैं और एंड में अगर मेरे खास से टाइम बचता है तो मैं केस स्टडी भी कवर करूँगा। अच्छा भाई, कंप्यूटर विजन को मैं एक बिल्कुल छोटे अल्फाजों में किस तरह डिफाइन करूं, तो मैं कुछ इस तरह बोलूँगा। कंप्यूटर विजन वो सारे सेट्स ऑफ एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स हैं जो कि अगर आप किसी इमेज पे लगाते हो तो आपको एट द एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि इमेज के अंदर बेसिकली है क्या। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में कंप्यूटर विजन ये है। लेकिन ये प्रॉब्लम असल में हार्ड क्यों है, मुश्किल क्यों होता है कंप्यूटर्स के लिए? तो सामने आपको ये इमेज नज़र आ रही है, ये असल में एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है और इसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग ग्रे स्केल बोलते हैं, यानी सिंगल चैनल इमेज बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह की कंप्यूटर को नज़र आती है, एक सिंगल मैट्रिक्स नज़र आती है। तो हम लोगों को पता है ये कैट है, हम देख के बता सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर को इस नंबर्स को देख के आइडिया लगाना होता है बेसिकली इस इमेज के अंदर है क्या। तो आप आइडिया लगाएं कितना हार्ड होगा कंप्यूटर के लिए ये इंटरप्रेट करना। अच्छा, ये तो ग्रे स्केल इमेज है। जब कलर इमेज आ जाती है तो एक की जगह तीन तीन चैनल्स होते हैं। तो तीन चैनल्स को देख के कंप्यूटर को अंदाज़ा लगाना होता है इमेज के कंटेंट्स क्या हैं, तभी ये कंप्यूटर विजन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। अच्छा भाई, कुछ 3 से 4 फाउंडेशनल टास्क हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर विजन की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस वगैरह बनती हैं। सबसे पहले तो आती है इमेज क्लासिफिकेशन। सिंपल टर्म्स में ये है कि भाई इमेज दी कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने स्प्लिट आउट कर दिया इस इमेज के अंदर क्या चीज़ है, तो सिंपली लेबल बता दी। जैसे कि यहाँ पर इस इमेज के अंदर आपको नज़र आ रहा है शीप है, डॉग है और पर्सन है। तो मैं क्लासिकल एल्गोरिथम जब लगाऊंगा तो मुझे ये कुछ ऊपर लेबल्स मिलेंगे, तो उसको कहेंगे इमेज क्लासिफिकेशन। बहुत ही बेसिक कंप्यूटर विजन का टास्क है और इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती हैं। सेकेंड टास्क जो उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इसमें मैं बोलता हूँ ना तो सिर्फ मुझे लेबल्स चाहिए बल्कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की। तो ये बॉक्सेस बने हुए आते हैं इस तरह के, यानी कंप्यूटर क्या करता है, मुझे हर ऑब्जेक्ट का नाम भी बताता है, उसकी एग्जैक्ट बाउंडिंग बॉक्सेस लोकेशन भी बताता है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इसके ऊपर तीसरी लेवल की चीज़ आती है, इसको कहते हैं इमेज सेगमेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम कंप्यूटर को बोलते हैं भाई मुझे बाउंडिंग बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे लोकेशन चाहिए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पिक्सल बाय पिक्सल का मास्क चाहिए, उसकी एग्जैक्ट मुझे ऑब्जेक्ट की आउटलाइन चाहिए। सही है ना? इसको कहते हैं हम लोग इमेज सेगमेंटेशन। अच्छा, काफ़ी लोग ये बताते नहीं है लेकिन क्लासिफिकेशन और डिटेक्शन की एक बीच की भी चीज़ होती है जिसको कहते हैं इमेज लोकलाइजेशन। ये डिफरेंट इस तरह है कि इस तरह आप क्लासिफिकेशन के आर्किटेक्चर को लेकर लास्ट लेयर को मॉडिफाई करके उससे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी करवा सकते हैं, लेकिन वो कुछ कॉन्स्टेंट होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ये तीसरी चीज़ भी बीच में आती है यहाँ पर। और सेकेंडली सेगमेंटेशन में 2 टाइप्स की होती हैं आपके पास, एक होती है सेमेंटिक सेगमेंटेशन और एक होती है इंस्टेंट सेगमेंटेशन। अच्छा, थ्रू आउट द लेक्चर मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो बेसिक्स यानी बेसिक ऑडियंस की तरफ टारगेटेड नहीं होंगी। तो मेरी उम्मीद है कि एक बेसिक जो लोग आ रहे हैं वो भी सीखें और जो थोड़े से इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के उनको भी कुछ यहाँ से मिले। सही है? अच्छा, और एक फाइनल जो चीज़ मैं कहूँगा वो ये होती है की पॉइंट एस्टिमेशन।
इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस बनती हैं। की पॉइंट एस्टिमेशन की मेरे पास दो एप्लीकेशन है। यहाँ पर एक आ जाती है पोज डिटेक्शन, बॉडी के सारे जो जॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसको आप पॉइंट आउट कर दे कंप्यूटर, तो ये कुछ इस तरह आ जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप यानी अपने गेस्चर से या बॉडी की मूवमेंट से कोई चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बहुत सारी इसकी ना एप्लीकेशंस निकल के आती हैं और होती भी हैं। अच्छा, फिर आ जाती है फेशियल लैंडमार्क डिटेक्शन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें क्या होता है, फेशियल के फेस के जो सारे लैंडमार्क्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको कंप्यूटर आपको बता देता है कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं। इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इस तरह आ सकती है। इससे ब्लिंक डिटेक्शन सिस्टम्स बन सकते हैं, इससे ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम इसी से बनते हैं। और जो स्नैपचैट के जो फिल्टर्स आ रहे होते हैं, वो जो आपकी बॉडी की माउथ की जो मूवमेंट देखते हैं वो भी इसी तरह देख रहे होते हैं। आप जब तक मुंह खोलेंगे या बंद करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुंह के चेंज होंगे, और जो आपका आईब्रोज हैं आप आईज से भी इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आईज वाइड हैं, आईज क्लोज हैं। तो इस तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग दोनों ये एप्लीकेशंस डोमेन में बनते हैं, और दोनों की जो फाउंडेशन होती है वो यही होती है, की पॉइंट एस्टिमेशन। अच्छा, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप दिन ब दिन देख रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनर्स होते हैं, बारकोड स्कैनर्स, क्यूआर कोड डिटेक्टर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर्स गूगल की फोटोज़ में, इसमें सारे हैं। और ये फेशियल रिकग्निशन, ये सारी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, और सब में कंप्यूटर विजन ही यूज़ हो रहा होता है। अच्छा भाई, कंप्यूटर विजन वर्सेस इमेज प्रोसेसिंग। अच्छा, ये मैंने एक वैसे एक प्रॉब्लम अक्सर देखा है कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि जिनको कंप्यूटर विजन के बारे में इतना नहीं पता होता, वो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ही सारी स्मार्ट इमेज मैनिपुलेशन के काम को अंदर डाल देते हैं। भाई इमेज प्रोसेसिंग हो रही है। इमेज प्रोसेसिंग कुछ अलग चीज़ होती है और कंप्यूटर विजन अलग चीज़ है। मैं कंप्यूटर विजन ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूँ क्या है, इन्फॉर्मेशन की एक्सट्रैक्शन है, और जो इमेज प्रोसेसिंग है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेजेस है। इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैंने एक कलर इमेज ली, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, क्या हुआ? इमेज प्रोसेसिंग हुई, मैंने इमेज को ट्रांसफॉर्म किया। तो ये फर्क है बेसिकली दोनों में। अब कुछ हार्ड केसेस आते हैं जिसके बारे में मैं जाऊंगा। अब मैं एग्जांपल आपको ये दिखाता हूं। मैंने 100 बाय 100 पिक्सल्स की इमेज ली, उसको 50 बाय 50 कर दिया, क्या हुआ? सही है ना? मैंने पिक्चर ली, उसमें फेशियल डिटेक्शन परफॉर्म करके फेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो स्प्लिट आउट कर दिए। इसमें क्या हो रहा है? कंप्यूटर विजन। सही है ना? ये क्या हो रहा है? क्या चीज क्या है? ये इमेज सेगमेंटेशन यहां पर हो रही है। वैसे इसमें जो होता है एक थोड़ा सा ग्रे लाइन है। ग्रे लाइन इस तरह है, मैंने ये वाली इमेज ली, मुझे ये वाला मास्क आउटपुट मिला, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिली। तो इस पर जो कुछ लोगों का कहना है वो कि इमेज कंप्यूटर विजन तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ इमेज भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो दोनों हो रहे हैं। तो ये कुछ ग्रे लाइंस होती हैं जिसमें एक तरह से ये आ जाता है, क्या बोलते हो कि भाई कंप्यूटर विजन भी परफॉर्म हो रही है और एक तरह से इमेज प्रोसेसिंग भी हो रही है। तो ये कुछ एक ग्रे एरिया है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये मैं असल में क्या कर रहा हूँ, इमेज का साइज को प्रिंट करा रहा हूँ। साइज इस तरह आता है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स मल्टीप्लाई चैनल्स ऑफ इमेज, और फिर मैं बीन इंटेंसिटी इमेज की ये प्रिंट आउट करवा रहा हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं। मुझे बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कोई है कंप्यूटर विजन के प्रैक्टिशनर्स? अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो क्या रहा है वैसे? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, कंप्यूटर विजन हो रहा है। इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन मैं देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इमेज को इसको साइज स्प्लिट आउट कर रहा हूँ, उसका मीन निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दोनों लाइंस में कोड में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सही है ना? क्या मिल रही है? इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो क्या हो रहा है? ये भी एक और मैं ग्रे लाइन में डालता हूँ। ये बहुत ही बेसिक टास्क है, यानी कोई साइज निकालना, कोई मीन निकालना, कोई कंप्यूटर विजन तो नहीं होता ना। इसको आप इमेज प्रोसेसिंग में भी नहीं बोल सकते, ट्रांसफॉर्मेशन तो कर नहीं रहे। तो ये भी थोड़ा सा ग्रे एरिया में आता है कि आप एग्जैक्टली इसको कंप्यूटर विजन में डालो या नहीं डालो। आप सिंपली बोल सकते हो मैं स्टेटिस्टिक्स निकाल रहा हूँ इमेज के। तो ये भी थोड़ा सा ना ग्रे डिबेटेबल एरिया में आता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, कोई बाज डोमेन्स होते हैं इसमें ना एक ग्रे लाइन होती है, तो हमेशा नहीं है हार्ड एंड फास्ट, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो ये चीज़ जहन में रखने की है। अच्छा, क्लासिकल कंप्यूटर विजन वर्सेस मॉडर्न। क्लासिकल का दूसरा ट्रेडिशनल होता है। तो कंप्यूटर विजन की बेसिकली आपके पास दो टाइप्स आती हैं। एक है क्लासिकल कंप्यूटर विजन। क्लासिकल वही कंप्यूटर विजन है तो पिछले 50-60 जब से कंप्यूटर विजन स्टार्ट हुआ है, क्लासिकल स्टार्ट हुई है। और मॉडर्न कंप्यूटर विजन जो है वो 2012 के बाद से स्टार्ट हुई है। अब मुझे कोई बता सकता है ये मेरी बातें सुन के कि क्लासिकल कंप्यूटर विजन क्या होगा, मॉडर्न कंप्यूटर विजन क्या होगा? कोई किसी को आइडिया ये बातें सुन के? जी
सही सही, काफ़ी हद तक सही बोल रहे हो। मॉडर्न कंप्यूटर विजन जो है वो टोटल डीप लर्निंग बेस्ड कंप्यूटर विजन है आपका। तो मॉडर्न कंप्यूटर विजन 2012 के बाद से आया, आपको पता सुना होगा सबने, इमेज लार्ज स्केल जो चैलेंज हुआ था, जेफ हिंटन की टीम गई थी, वहाँ से डीप लर्निंग ज़्यादा इमर्ज होकर आई है, वहीं से डीप लर्निंग का जो आया था। तो मॉडर्न कंप्यूटर विजन हमारे पास डीप लर्निंग बेस्ड टोटल कंप्यूटर विजन है, और जो नॉन डीप लर्निंग बेस्ड है वो क्लासिकल कंप्यूटर विजन है। अब क्लासिकल कंप्यूटर विजन में मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटर विजन भी आता है, एआई बेस्ड कंप्यूटर विजन भी आता है, और नॉन एआई बेस्ड भी कंप्यूटर विजन आता है। एक बात को याद रखना, कंप्यूटर विजन हमेशा एआई नहीं होता, कभी कभी एआई के डोमेन से बाहर भी होता है। तो सही है ना, ये एक चीज़ जहन में रखने वाली है। अच्छा जी, ओपन सीवी की बात करते हैं। ओपन सीवी गैरी ब्रेड्सकी 1999 में उसने बनाया था, 2000 में उसका पहला रिलीज़ किया था। इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2005 में जो डार्पा चैलेंज हुआ था, जिसमें स्टैनली व्हीकल जीती थी, तो उसमें ओपन सीवी का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया था। अब मुझे कोई बता सकते हैं पहली सेल्फ ड्राइविंग कार कब आई थी? कब आई थी सेल्फ ड्राइविंग कार? पहली कब आई थी? आइडिया, सेंचुरी, मुझे डेकेड्स में बता दो। चलो, डेकेड्स में, 90s में। अच्छा, आगे? पहली जो आई थी वो आप हैरान होकर सुन के 1930s में आ रही थी, सही ना, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि आप फुली ऑटोनोमस चला सको। उसके बाद तो एक सेल्फ सफिशिएंट कार जो आ गई थी वो 1980s में आ गई थी, लेकिन वो फुली सफिशिएंट थी, खुद से ड्राइव कर रही थी। मसला ये था कि काफ़ी कॉन्स्टेंट थी। उसके बाद जो एक और वेव एमर्ज हुई थी वो डार्पा चैलेंजेस के थ्रू हुई थी। 2004 में पहला चैलेंज हुआ था, वो फेल हो गया था, कोई व्हीकल पाथ कंप्लीट नहीं कर सकी थी। 5 में चैलेंज कामयाब हुआ था, और फिर उसी के बाद से एक समझो कि उसी ने एक बूस्ट दी थी सेल्फ ड्राइविंग कार की, जो आप आज वेमो की फॉर्म में और टेस्ला की फॉर्म में देख रहे हो। वहीं से ये वेव अच्छी खासी स्टार्ट हुई थी सेल्फ ड्राइविंग कार की। अच्छा, एक बात जरूर मैं बताता चलूं, ओपन सीवी जो कोर लिखी गई है वो C++ पे लिखी गई है। अब C++ आप सबको पता है काफ़ी फास्ट होती है, पाइथन स्लो होती है थोड़ी कंपेयर टू C++। तो लेकिन C++ का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी ड्रोना होता है, ये सबको पता है। अच्छा, तो हम ऐसा क्या करें कि पाइथन के जरिए प्रोग्रामिंग करें लेकिन C++ की स्पीड हमें मिले? तो ओपन सीवी ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है, उसने मुख्तलिफ लैंग्वेज के रैपर्स बना दिए हैं। इसका मतलब ये है कि C++ में कोड लिखा गया है, लेकिन एक एंड पॉइंट्स हैं जो दूसरी लैंग्वेज के थ्रू आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी पाइथन के एक स्पेसिफिक कोड है, आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करोगे, इंटरनली C++ एक्सिक्यूट हो रहा होगा, सही है ना। तो ओपन सीवी का जो मेन आपको मिलेगा C++ में मिलेगा, उसके बाद पाइथन और जावा के अच्छे खासे रैपर्स हैं, और उसके बाद और भी लैंग्वेजेस के हैं, लेकिन ये पाइथन जावा की कम्युनिटी एक तरह से बड़ी है। सबसे पहले C++ और पाइथन आती है, दोनों साथ आती है। वैसे C++ की आपको ट्यूटोरियल्स अगर आपको सीखना तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा पाइथन से ही सीखो, और पाइथन से ही आप अपना काम करो ओपन सीवी का। वैसे कुछ हद तक इसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि C++ में पाइथन से थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हो ज़्यादा मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अभी भी कुछ हद तक चीज़ें हैं जो कि पाइथन में कन्वर्ट नहीं हुई C++ की, इन प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ सालों में वो भी हो जाएंगी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टफ है वो पाइथन में आपको ईजिली मिल जाएगा। अच्छा, कुछ आपको मैं ओपन सीवी की स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये लाइब्रेरी है। तो 2500 आपके पास आ जाते हैं ऑप्टिमाइज लॉगरिथम्स इस कंप्यूटर विजन के लाइब्रेरी के अंदर, और ये इतने ज़बरदस्त लॉगरिथम्स है कि इनकी जो रेंज देखे ज़रा, क्लासिकल सेट्स ऑफ लॉगरिथम्स से मॉडर्न आर्ट कंप्यूटर विजन की और मशीन लर्निंग के सारे लॉगरिथम्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसके अलावा वैरायटी ऑफ टास्क आप इसके अंदर कर सकते हो, एक्शन रिकग्निशन, 3D मॉडल्स की ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, और फिर एक तरह से आप आई ट्रैकिंग कर सकते हो, विजुअल सीनरी को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा पैरानॉर्मल स्टिचिंग, इमेज स्टिचिंग के थ्रू आप कर सकते हो। इस तरह एक वैरायटी ऑफ टास्क आप इस लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, एस्टिमेटेड इसके डाउनलोड्स है जरा 18 मिलियन इसके प्लस डाउनलोड्स हैं। इसकी यूज़र कम्युनिटी जो है 47,000 प्लस इसकी यूज़र कम्युनिटी है। देखो, इस नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये लाइब्रेरी कितनी पॉपुलर है। वैसे एक बात वैसे ही बता दूं, कंप्यूटर विजन की जब बात करते हैं सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी ओपन सीवी है, सही है। अच्छा, ये तो इसकी आइडिया से भी आपको हो सकता है जो गूगल याहू बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस लाइब्रेरी का अच्छा खासा यूज़ कर रही हैं। यानी मतलब क्या हुआ इसका, आप अगर इस लाइब्रेरी में मास्टरी करते हो तो आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है। अच्छा, ओपन सीवी एक काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज है पाइथन का। अब पाइथन के पैकेज के अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं, सही। तो उनमें से सिर्फ मैं एक मॉड्यूल की बात करूँगा जो कि ओपन सीवी का DNN मॉड्यूल है। जो DNN मॉड्यूल गैस करो क्या करता है, किस चीज़ से रिलेटेड है वो? डीप लर्निंग से रिलेटेड, एग्जैक्टली। तो ये ओपन सीवी का डीप लर्निंग का मॉड्यूल है जो कि सारे डीप लर्निंग के काम ओपन सीवी के करता है। तो आपके पास ओपन सीवी मॉडल जू आता है, उनका एक रिपोजिटरी, वहाँ पर सारे इंटरेस्टिंग लॉगरिथम्स रखे हुए हैं मुख्तलिफ टास्क के रिलेटेड।
यहाँ पर क्लासिफिकेशन के आपको ये सारे मॉडल्स वहाँ पर मिलेंगे, डिटेक्शन के ये मिलेंगे, सेगमेंटेशन के ये मिलेंगे। उसके अलावा अदर पोज एस्टिमेशन के आपके पास लॉगरिथम्स हैं, ई स्टेट डिटेक्शन के मॉडल्स पड़े हुए हैं, स्टाइल ट्रांसफर के पड़े हुए हैं, इमेज कलराइजेशन के पड़े हुए हैं। तो अच्छी खासी इसमें वैरायटी है, वैरायटी ऑफ टास्क आप इनके थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा सबसे मज़े की बात, ओपन सीवी के डीएनएन मॉडल के अंदर आप दूसरे फ्रेमवर्क्स के ट्रेंड मॉडल लोड कर सकते हो, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दूसरे फ्रेमवर्क्स कौन से? टेंसरफ्लोज के आप ट्रेन करो, ओपन सीवी में डिप्लॉय कर दो, पाईटॉर्च भी आ जाता है इसमें, डार्क नेट भी आ जाता है, कैफे भी आ जाता है। तो ये सारे दूसरे फ्रेमवर्क्स के मॉडल आप ट्रेन करके ओपन सीवी के डीएनएन मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हो। कोई बता सकता है इसका क्या फ़ायदा है? यानी मैं अगर टेंसरफ्लो में यूज़ कर रहा हूँ, उसी में क्यों नहीं यूज़ करूँ? एक फ़ायदा बता दो कि डायरेक्टली इसके अंदर यूज़ करने का, ट्रेन करने के बाद। कोई बता, एक डाटा पाइपलाइन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, एक ही आप चीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हो। सेकेंडली, जब आप एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हो, आपका जो मेमोरी का साइज़ होता है कि क्या क्या आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हो, जितनी लाइब्रेरी ज़्यादा यूज़ करोगे आपका जो फाइनल एप्लीकेशन होगी उतनी बड़ी होगी। तो एक अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है कि जैसे भारी भारी बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स होते हैं, टेंसरफ्लो वगैरह, आप उनको छोड़ देते हो ट्रेनिंग करने के बाद और डायरेक्टली ओपन सीवी के अंदर ही यूज़ कर रहे होते हो। तो एक तो ये फ़ायदा आ जाता है। सेकेंडली, जो इसका एक फ़ायदा ये आता है वो ये होता है कि ओपन सीवी का जो डीएनएन मॉड्यूल है, अगर आप सीपीयू बेस्ड इन्फ्रेंस करोगे ना, तो वो जो है कंपेयर टू टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च फास्ट है। यानी पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो जो बाकी बड़े फ्रेमवर्क्स हैं उनकी जीपीयू इंप्लीमेंटेशन आपको डेफिनेटली फास्ट मिलेगी, लेकिन जो सीपीयू इंप्लीमेंटेशन है वो आपको डीएनएन मॉड्यूल की कंपेयर टू दैट फास्ट मिलेगी, क्योंकि ये C++ पे रन हो रहा है। सही है ना? अच्छा, और ये ना तो वैसे वो भी इंटरनली C++ पे मेरे ख्याल से हैं, लेकिन वजह इसकी यही है कि ओपन सीवी का जो कोड है इनकी इंजीनियर से बहुत ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है, इनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। अगर आप खुद भी कोई कोड लिखो, ये बहुत ऑप्टिमाइज कोड इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ नुकसान भी मैं आपको उसके बता देता हूँ डीएनएन मॉड्यूल के। सबसे बड़ा उसका नुकसान है कि आप एनवीडिया के जीपीयूज ओपन सीवी डीएनएन मॉड्यूल के साथ नहीं यूज़ कर सकते। तो नॉर्मल एनवीडिया CUDA सपोर्टेड जो जीपीयूज होते हैं वो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप वो ये इसके साथ अभी फिलहाल नहीं कर सकते, इसकी डेवलपमेंट जारी है। दूसरा जो उसका नुकसान ये है कि आप इसके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन्फ्रेंस कर सकते हो। इन्फ्रेंस का मतलब टेस्टिंग या एक सिंपल फॉरवर्ड पास की प्रेडिक्शंस निकलवाओ। सही है ना? तो ये कर सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग नहीं कर सकते फिलहाल। ये दोनों काम है, जहाँ तक मुझे पता, तो कि मैं ऑलरेडी OpenCV.org टीम से एफिलिएटेड हूँ, वो दोनों काम इसमें चल रहे हैं और होपफुली मे बी 2 साल तक ये उनका काम हो जाएगा और ये भी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। अच्छा जी, हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा स्किप कर दूँ, तो ये बस मैंने थोड़ा सा बताना था कि किस तरह परफॉर्म करना है। बस वैसे ही फास्ट फॉरवर्ड बता दो। आपको सिंपली जब डीएनएन मॉडल के थ्रू प्रेडिक्शन करनी होती है, आप मॉडल को लोड करते हो, रिक्वायर्ड इमेज को प्रोसेस करते हो, ब्लॉक में बनाते हो, फॉरवर्ड पास करते हो, पोस्ट प्रोसेस करते हो। डिपेंडिंग ऑन व्हाट आप कह रहे हो, आप इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हो, डिटेक्शन कर रहे हो या सेगमेंटेशन कर रहे हो, जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं और पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो डिफर करते हैं काफ़ी। सही है ना? तो ये एक बस माइंड में रखने वाली बात है। बाकी जो लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट होता है तकरीबन सारी चीज़ों में सेम रहता है। अच्छा भाई, अभी ये काफ़ी मेरा एक फेवरेट टॉपिक आ गया, डीप लर्निंग इज़ ओवर हाइप्ड। हाँ भाई, डीप लर्निंग का कौन फ़ैन है यहाँ पर? सब अच्छा भाई, डीप लर्निंग का जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम नज़र आता है ना, वो ये आता है, ये नज़र आ रहा है, ये तकरीबन सबका हाल है। कोई भी जो नया नया न्यूबी आता है और इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर डीप लर्निंग का, कोई माइनर प्रॉब्लम देखता है डीप कंप्यूटर विजन की, डीप लर्निंग का हथौड़ा मारो और उठाओ और कुछ नहीं, कोई दूसरी चीज़ सोचनी नहीं है, बस वो डीप लर्निंग मैंने हाँ डीप लर्निंग से हो जाएगा, मुझे पता है डीप लर्निंग से हो जाएगा बस। तो ये टिपिकल एक माइंडसेट होता है जो कि मेरी समझ से बाहर है इसका। इसके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो डीप लर्निंग की जो पाइपलाइन होती है वो कुछ एक टिपिकल पाइपलाइन इस तरह की होती है। डाटा कलेक्शन होता है, आप डाटा को कलेक्ट करते हो, डाटा फॉर्मेटिंग होती है, क्लीनिंग होती है जो अपने फॉर्मेट में लाते हो, उसके बाद डाटा एनोटेशन होती है, अच्छा खासा उसको लेबल करते हो, उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, जब ट्यूनिंग कर लेते हो तो आप फाइनली ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर देते हो और फिर टेस्टिंग होती है और फाइनली आप एक रीजनेबल मशीन में डिप्लॉय कर देते हो। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं भाई? सबसे पहले तो अगर आप किसी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। सही है ना? कलेक्ट करने के बाद आपको अच्छा खासा एक लेबर करना पड़ता है उसको लेबल करने के लिए, एनोटेशन करने के लिए। वो अगर किसी ने किया होगा उसको पता ही कितना ख्वारी का और कितना लंबा काम है। सही है ना? अच्छा, उसके बाद ये मैंने 2 पॉइंट स्किप कर दिए। अच्छा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करने के लिए पावरफुल जीपीयूज चाहिए होते हैं, या तो आपके पास लोकली पड़े हुए हो या तो आप जाके क्लाउड में रेंट करके जीपीयूज पे ट्रेन कर सकते हैं। उसके अलावा जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है मोस्टली आपको अगर प्रायर नॉलेज चाहिए होती है उसको ट्यून करने के लिए। तो डीप लर्निंग टोटल साइंस नहीं है, डीप लर्निंग पार्ट साइंस पार्ट आर्ट। जो साइंस पार्ट है वो आप थ्योरी पढ़ के सीख लोगे, लेकिन जो आर्ट वाला पार्ट है वो थ्रू टाइम आप सीखोगे, आप कर करके प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा क्या चीज़ चलती है क्या चीज़ नहीं चलती उस पर्टिकुलर केस के लिए। सही है ना? तो ये बातें हैं। अच्छा, इसके बाद
जो डीप लर्निंग होती है उसमें इंटरप्रिटेशन हार्ड होती है। जो आपके पास पर्टिकुलर रिजल्ट्स आते हैं, आपको उसको इन्फर करने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि भाई ये मुझे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। और तो कंप्यूटर विजन में 2 से 3 काफ़ी पॉपुलर मेथड्स हैं डिकोड करने के लिए कि न्यूरल नेटवर्क ने जो सर्टेन मुझे प्रेडिक्शन दी है क्यों दी है, लेकिन फिर भी कभी कभी केसेस होते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन फिर भी हो जाती है। अच्छा, कंप्यूटेशनली डीप लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, सही है ना। अगर आपको पास, मेरे ख्याल से नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो FIPs बनाते हैं रास्पबेरी पाई पे, एंड में आके जाकर रोबोटिक टाइप कुछ स्मार्ट चीज़ें बना रहे होते हैं, तो आपको पता होगा अगर आपने रास्पबेरी पाई पे डीप लर्निंग मॉडल्स कभी डिप्लॉय करने की कोशिश की है तो वो एक बड़ी रियल टाइम पर तो आप ईजिली चला नहीं सकते, और उसमें अगर चला भी लो तो बड़ी मुश्किल से चलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी होते हैं कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक ये कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक्सपेंसिव एडन्स होते हैं, जैसे कि गूगल कोरल होता है, इंटेल का मोविडियस होता है, ये एक्सेलरेटर्स होते हैं, ये $100 के तकरीबन आपको मिलते हैं, तो आप उस पर प्लग इन करते हो। लेकिन वही बात आ जाती है कि आप चीप रोबोटिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप अगर आप सपोज करो आपने एक सोल्यूशन बना दी, आप चाहते हो भाई मेरी सोल्यूशन बन गई है, मैं इसकी मास प्रोडक्शन करूँ या मैं इसका कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाऊँ, तो अगर आपकी जो सोल्यूशन रिक्वायर करती है कि आप एक्सेलरेटर्स लगाओ, तो आप तो चीप नहीं बना सकते ना। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती है। ये भी काफ़ी लंबा टॉपिक, इसमें कुछ एक्सेप्शंस वगैरह होती हैं, उसमें नहीं जा रहा। अच्छा, उसके अलावा हाँ, जो क्लासिकल विजन है उसमें जितनी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं ये नहीं होती। क्लासिकल विजन इन प्रॉब्लम से फ्री है, लेकिन डोंट गेट मी रॉन्ग, जो क्लासिकल कंप्यूटर विजन है वो ऑलमोस्ट हमेशा डीप लर्निंग से हार जाएगा, सही है ना। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आप डीप लर्निंग इज़ द गो टू स्ट्रैटेजी। मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि क्यों डीप लर्निंग आपने पहले क्लासिकल कंप्यूटर विजन टेक्निक्स को देखना है। अच्छा, फाइनली मैं आपको ये बताता चलूँ, जो कंप्यूटर विजन होता है उसमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल वगैरह इस तरह के जो ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर होते हैं वो हमेशा आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होते, सही है ना। हर बंदे के दिमाग में यही चढ़ा होता है। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सोचो, आपने कोई चीज़ बनानी है, आपने कहीं डिप्लॉय भी करनी है, तो आपके जहन में और पैरामीटर्स होने चाहिए, जैसे कि एक्सिक्यूशन टाइम, मेमोरी फुटप्रिंट। तो इस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं जब आप इंडस्ट्री में जाते हो। तो सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती, बाकी चीज़ें भी आपने देखी, भाई डिप्लॉय करना है तो उसका मसला क्या है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। कैगल के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता होगा, सही है ना। कैगल के चैलेंजेस होते हैं, आप क्या समझते हो, जो कैगल के टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड पोजीशंस ला रहे होते हैं, थाउजेंड्स के उनको डॉलर्स की कैश प्राइसेस मिल रहे होते हैं, उनको उठा के आप इंडस्ट्री में डालोगे तो क्या वो इतना ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे? नहीं। वजह उसकी क्या है, वो मॉडल असेंबलिंग कर रहे होते हैं, उनको कोई उसकी परवाह नहीं होती कि मुझे कितना एक्सिक्यूशन टाइम लग रहा है, मेमोरी फुटप्रिंट का है। उनको बस ये होता है कि भाई हमारी जो एक्यूरेसी, जो भी पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन है वो सबसे हाईएस्ट हो, सही है ना। तो वो डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन एनसेंबल करके उनकी जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमेशा उनसे आपसे हाई होंगे। इनफैक्ट अगर आप ऐसा मॉडल बना लें जो कि उस पर्टिकुलर टास्क के लिए बेस्ट मॉडल हो, उससे अच्छा किसी ने बनाया ना हो, वो तब भी आपको हरा देंगे। क्यों? वो मॉडल एनसेंबलिंग कर रहे हैं। अगर किसी को मॉडल एनसेंबलिंग के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा देख लेना। मॉडल एनसेंबलिंग ये होता है कि एक कलेक्शन ऑफ गुड मॉडल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड मॉडल्स की प्रेडिक्शन आप एवरेज करते हो। एग्जांपल दे देता हूँ, समझो एक डेवलपमेंट का टास्क है, 2 टीम्स हैं, एक टीम में दुनिया का सबसे अच्छा डेवलपर बैठा हुआ है, एक टीम में इसमें 4-5 दुनिया का सबसे अच्छा नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे डेवलपर बैठे हुए हैं, सही है ना। कौन सी टीम पहले एक डेवलपमेंट का टास्क कंप्लीट करेगी? जो 4-5 बैठे हुए, 4-5 ब्रेन्स लगे हुए, अच्छे ब्रेन्स लगे हुए, एक जो स्मार्टेस्ट ब्रेन होगा वो नहीं उसको बीट कर सकता। तो ये होता है मॉडल एनसेंबलिंग का एक अच्छा फायदा। अच्छा, इसके बाद मैं फर्दर कुछ और केसेस में आपको बताते चलता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल आपको कोई डिटेक्शन करनी है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समझो किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जिसमें लाइट कांस्टेंट रहती है और उसको आप कलर से पकड़ सकते हो, यानी ये रेड कलर की कोई चीज़ है, तो आप क्या डीप लर्निंग इस्तेमाल करोगे? आप कलर डिटेक्शन के थ्रू करोगे ना, अगर आपको पता है जो डिप्लॉयमेंट का एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट लाइट में रहेगा। तो ये चीज़ देखो। इसी तरह अगर कोई बुक का कवर है, यानी बुक है मेरे पास, मैं बोलूँ मुझे बुक को डिटेक्ट करना है, तो बाज़ लोगों को अच्छा बुक को डिटेक्ट करना है, इसकी पिक्चर्स लाओ, मैं पिक्चर खींचूंगा, इसको ट्रेन करूंगा, फिर करूंगा। भाई नहीं, आप कोई फीचर डिटेक्टर और डिस्क्रिप्टर लगा के ईजिली उस बुक को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो वजह क्या है, यहाँ पर बुक चेंज नहीं होने वाली, कवर सेम रहेगा, बुक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन होगी, वो ट्रांसलेशन इन्वेरिएंट आपके पास डिटेक्टर्स आते हैं, रोटेशन होगी, रोटेशन इन्वेरिएंट होती है, फिर उसके बाद स्केलिंग होगी, आगे पीछे साइज कम होगा, स्केल इन्वेरिएंट चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें को आप ऑलरेडी हमारे पास क्लासिकल मॉडल्स हैं जो इन चीज़ों को कैटर कर सकते हैं। डीप लर्निंग आप देखो आप किस चीज़ में लगाते हो, अब जिसके कैट को पकड़ना है, कैट को आप डीप लर्निंग के थ्रू ईजिली पकड़ सकते हो। वजह उसकी क्या है, उसकी बहुत सारी इसके अलावा वेरिएशन आ जाती है। मिसाल के तौर पर कैट डिफॉर्म हो जाती है, मुख्तलिफ शेप्स में आ जाती है,
तो आप मॉडल नहीं कर सकते इजीली। कैट क्या करेगी? फिर कैट की इंट्रा क्लास वेरिएशन होती है, मुख्तलिफ टाइप्स की कैट्स आती हैं। तो डाटा वेरिएशन आपने देखना है किस मेरी जो टारगेट ऑब्जेक्ट है जिसको पकड़ना है उसकी कौन कौन सी वेरिएशंस हो सकती हैं। अगर आप उस वेरिएशन को इजीली मॉडल कर सकते हो, आपको पता है कि मेरे पास एक क्लासिकल फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ सकता है, ये कलर हो या टेक्सचर हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप वो चीज़ इस्तेमाल करोगे। ये क्लियर है? ये काफ़ी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं करते, यानी और ये जो एंट्री लेवल के आ रहे हैं डीप लर्निंग में, उनको ये बातें पता होनी चाहिए। डीप लर्निंग एक बजूका की तरह है, जब आप तरीके से इस्तेमाल करते हो। गेम में यही होता है ना, जो बजूका ये जो मेन वेपन होता है वो देख के मारता है किसी को, ये भी डीप लर्निंग के साथ यही सीन है। अच्छा, ये एंड में बस एक बात पता चलो गूगल कोलैब के बारे में, जिसको नहीं पता, तो गूगल कोलैब आपका एक फ्री जीपीयू है जो गूगल की तरफ से है। उसमें आप जीपीयू भी यूज़ कर सकते हैं, टीपीयू भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े मज़े की नोटबुक है ये। सही है, आपको फ्री जीपीयू मिलेगा, फ्री टीपीयू मिलेगा। अगर आपको उसको एक तरह से ड्राइव के साथ कनेक्ट कर लो तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन उसको लिमिटेशन को काउंटर करने के भी तरीके होते हैं। अगर आप काउंटर करना सीख लो तो ईजिली आप अपना ये फ्री में आपको गूगल की तरफ से गिफ्ट है। अच्छा, एक थोड़ी सी शॉर्ट स्टडी है, उसको मैं गोवर करता हूँ। इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो पता चलेगी वो ये पता चलेगी, अगर इमेज प्रोसेसिंग आपको अच्छी आती है, किस तरह आप अपने घंटों का काम ऑटोमेट कर सकते हो। अच्छा, दो अप्रोचेस मैं आपको दिखाऊंगा। टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई के बारे में पता है किसी को? सही ना, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के आप मॉडल्स वगैरह ट्रेन करते हो उसमें। तो दो मैं आपको वीडियो की अप्रोचेस दिखाने वाला हूँ। एक ये अप्रोच है और एक ये दूसरी ये अप्रोच है। दोनों ने ना 52 कार्ड्स जो होते हैं आपके, उसको एक डिटेक्टर उसका ट्रेन किया हुआ है। और पहली अप्रोच जो ऊपर वाला बंदा था, उसके 7.3 सब्सक्राइबर्स हैं और 400,000 उसके व्यूज़ हैं वीडियोस के। ये पॉपुलैरिटी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी। सही है, उसकी ये अप्रोच थी। उसने कार्ड्स को जगह जगह रखा, मुख्तलिफ कार्ड्स को रोटेशन, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन पे रखा, मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड्स पे रखा और उसका इमेज खींच के डाटा सेट बनाया। बनाने के बाद उसने मैनुअली जाके एक एक कार्ड को उठा के लेबल किया उसने। सही है, उसकी पहली अप्रोच थी। फाइनल रिजल्ट उसका कुछ इस तरह का आया, उसने इस तरह का डिटेक्टर बना दिया जो कि एटलीस्ट जब कार्ड पूरा सामने होगा तब सही तरह डिटेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद उसने जो क्लासेस रखी वो भी कम रखी। देखो, दो डिफरेंट क्लासेस के 9 है, 9 ऑफ स्पेड्स है, 9 ऑफ हार्ट्स है। दोनों को उसने सेम 9 बोला हुआ, तो कि उसने क्लासेस का जो लेवल्स है कम रखा हुआ उसने। सही हो, तो उसने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन कैटेगरीज। अब मैं आपको दूसरी अप्रोच दिखाता हूँ। इसके सिर्फ 800 सब्सक्राइबर हैं और 35,000 इसके व्यूज़ हैं। इसने क्या किया, इसने ग्रीन पेपर के पीछे एक कार्ड को रखा, सही है, उसकी 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड की। हर कार्ड के साथ उसने ये किया। फिर उसने क्या किया, ओपनसीवी के थ्रू इजीली बैकग्राउंड को सेगमेंट करके उसको कार्ड को कैप्चर कर लिया। ग्रीन स्क्रीन थी ना। उसके बाद उसने क्या किया, ओपनसीवी कॉन्वेक्स हेल यूज करके इजीली जो टॉप कॉर्नर से यहाँ से उसने उसको सेगमेंट आउट कर दिया। बहुत ईजी है ये वाला काम करना भी। अच्छा, उसके बाद क्या किया, उसने वेबसाइट पे गया, डिफरेंट बैकग्राउंड्स की उसने जो टेम्पलेट्स थे वो पकड़े। सही है, उसके बाद उसने इमेज ऑगमेंटेशन की लाइब्रेरी थी जो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करती है इमेजेस पे, वो ली। शेप की एक और लाइब्रेरी ली जो कि शेप्स की एनालिसिस आपको देती है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, रैंडमली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की उस पर कार्ड्स पे और फिर उठा के उसने बैकग्राउंड पे ये जाके इस तरह पेस्ट कर दिया। फिर इससे हुआ क्या, ऑटोमेटिकली उसका एक अच्छा खासा डाटा सेट क्रिएट हो गया। उसने फिर कुछ इस तरह की वेरिएशन भी डाली और फाइनली जब ये सब करने के बाद इस तरह का उसका ऑटोमेटिकली इसका इस तरह का डाटा सेट ना तो सिर्फ क्रिएट हो गया बल्कि उसके लेबल्स भी ऑटोमेटिकली मिल गए। उसको कुछ मैनुअल काम नहीं करना पड़ा। और मज़े की बात, इसके बाद जो डाटा सेट की जो क्वांटिटी थी वो थाउजेंड्स में थी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फ्री में इस तरह ये आपको नजर आ रहा है किस तरह इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक से आप ऑटोमेटिकली अपना डाटा सेट को जनरेट कर सकते हो, अगर आपको पता हो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। अच्छा, उसके बाद जो फाइनल इसके पास रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ये मॉडल इतना अच्छा बनता है, ना तो सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज को ये आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी पूरे 52 कार्ड्स को पकड़ सकता है, बल्कि देखो अकलजन देखो जरा, इतनी ज़्यादा अकलजन हो रही है, इतना ज़्यादा हिडन है ये। सही ना, इतना सा मिला तब भी वो पूरा उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो उसने स्मार्टली कॉर्नर्स को उसको आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो इतनी ज़्यादा अकलजन इनवेरियंस है इसके अंदर। तो इससे आपको कंक्लूजन क्या मिलती है भाई, इमेज प्रोसेसिंग और क्लासिकल कंप्यूटर विजन इज अ मस्ट लर्न। सही है, आपको डेफिनेटली कंप्यूटर विजन में जाना है तो डीप लर्निंग ये नहीं है। वो आपने मीम देखी है ना कि 4 सीढ़ियाँ होती है, वो बंदा ऊपर रखता है, तो वही सीन है यहाँ पर कि इमेज प्रोसेसिंग पहले थोड़ी बहुत सीखो, क्लासिकल कंप्यूटर विजन देखो और फिर डीप लर्निंग पे जाना स्टार्ट करो। अच्छा, उसके बाद पॉपुलैरिटी डज नॉट डिक्टेट कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा अच्छी है। मैंने आपको दोनों अप्रोच दिखाई, दोनों के फॉलोअर्स दिखाए, दोनों के सब्सक्राइबर्स वगैरह दिखाए ना। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, पॉपुलैरिटी का ये मतलब नहीं वो अप्रोच सबसे अच्छी है। सही ना, तो ये जहन में रखना। अच्छा,
गुड नॉलेज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड इम्प्रूव योर विजन पाइपलाइंस। ये पूरा जो केस स्टडी था उसका ये मोरल था कि आपके पास इमेज प्रोसेसिंग अच्छी आती है, आप अपना अच्छा खासा टाइम बचा सकते हो। सही है ना। अच्छा, फाइनली मैं लास्टली एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं तुम्हें हमारी जो प्राइमरी हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है क्लासिकल कंप्यूटर विजन कोर्स। तुम bleedai.com पे आप जाके मेरा क्लासिकल कंप्यूटर विजन कोर्स चेक कर सकते हो। उसमें मैं इमेज प्रोसेसिंग और क्लासिकल कंप्यूटर विजन 3 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, उस पर सिखाता हूँ। सही, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है। अच्छा, उसके बाद लास्टली ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अपना डीप लर्निंग का हथौड़ा हर प्रॉब्लम पे जाके नहीं मारना है। सही है ना, इस बात को नहीं भूलिएगा। चलो भाई, थैंक यू।